प्राय हम लोग घरों के अंदर नॉर्मली टीवीज़ देखते हैं, लेकिन ऑफिस के अंदर हम लोग सब मॉनिटर्स को अच्छी तरह से जानते हैं कि मॉनिटर्स देखते हैं। टीवी और मॉनिटर के अंदर जो बेसिक डिफरेंस है, टीवी के अंदर ट्यूनर हम लोग यूज़ करते हैं चैनल्स को ट्यून करने के लिए, लेकिन मॉनिटर्स के अंदर हम लोग ऐसा कोई ट्यूनिंग नहीं करना होता, क्योंकि हमें सीधा ही वीडियो इनपुट जो सिग्नल्स है उसे प्रोसेस करना होता है। तो इसलिए मॉनिटर के अंदर हम लोग कोई भी IF स्टेज या ट्यूनर स्टेज यूज़ नहीं करते। तो इसलिए मॉनिटर के अंदर IF और ट्यूनर स्टेज नहीं होता, जबकि टीवी के अंदर ये दोनों स्टेजेस होती हैं। और दूसरा जो एक बेसिक डिफरेंस है टीवीज़ और मॉनिटर के अंदर, टीवीज़ के अंदर ऑडियो स्टेज रहता है, लेकिन कुछ मॉनिटर्स को छोड़ के जितने भी मॉनिटर्स मार्केट के अंदर अवेलेबल इस समय हैं, उनके अंदर कोई भी ऑडियो स्टेज जो है वो नहीं होता। उसकी जगह पे हम लोग एक एक्स्ट्रा जो साउंड सिस्टम यूज़ करते हैं, जैसे एम्पली स्पीकर्स बोला जाता है, या आजकल जो लोग मानते हैं कि होम थिएटर यूज़ करते हैं। तो ये दो बेसिक डिफरेंस आपके दिखाई देते हैं मॉनिटर और टीवी के अंदर। तो आज जो क्लास हम लोग ले रहे हैं वो आपके कंप्यूटर मॉनिटर की। जो मॉनिटर है वो CRT बेस्ड मॉनिटर्स आज हम लोग ले रहे हैं। तो CRT जो बेस्ड मॉनिटर है वर्ल्ड वाइड अभी भी TFT टेक्नोलॉजी, LCD टेक्नोलॉजी, प्लाज्मा टेक्नोलॉजी मार्केट के अंदर फ्लोट हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी CRT को बेस्ट रेटिंग दिया गया। कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो इसके जो डिफरेंस माने गए हैं LCD और TFT और CRT के बीच में। जैसे CRT जो बेस्ड टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी टाइम से मार्केट के अंदर है, टाइम टेस्टेड अपनी टेक्नोलॉजी है। दूसरा LCD और TFT के जो आज की डेट में जो सबसे हमें जो बेनिफिट मिला है वो ये है कि एक तो उसका जो कंजम्पशन है, जो पावर कंजम्पशन है, उसका रेटिंग बहुत कम है। LCD और TFT बेस्ड जो मॉनिटर्स हैं वो अबाउट 45 वाट्स के आसपास कंज्यूम करते हैं। जहाँ तक CRT का सवाल है, CRT बेस्ड टेक्नोलॉजी जो है वो आपका 85 से लेके 125 वाट तक भी ड्रेन आउट करती है। और दूसरा ये बल्कि बहुत है। जहाँ TFT और LCD का सवाल है वो दोनों ही बहुत लाइट वेट होते हैं। और तीसरा जो बेसिक डिफरेंस आता है CRT के बीच में और LCD टेक्नोलॉजी के बीच में, जो आपका मॉनिटर CRT बेस है वो जगह बहुत ज़्यादा लेता है, क्योंकि पिक्चर ट्यूब का जो गन है वो काफ़ी पीछे निकला होता है, जिस वजह से जगह वो LCD और TFT के कंपैरेटिवली ज़्यादा लेता है। LCD और TFT जो है वो जगह बहुत कम लेती हैं। लेकिन फिर भी देखा हम लोगों ने कि जो CRT बेस्ड टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि वाइड एंगल इसका बहुत बढ़िया है। अगर आप साइड्स पे जाके भी इसे देखें, किसी भी कॉर्नर से अगर कुछ भी देखना चाहें तो आप बड़ा इजीली देख सकते हैं, जहाँ तक TFT LCD के रिस्ट्रिक्शंस रहती है। अभी वाइड एंगल मार्केट के अंदर बढ़ा दिया गया है, लेकिन फिर भी अगर आप साइड पे जाके देखें तो उसका कंट्रास्ट, ब्राइटनेस रेशो चेंज हो जाता है LCD और TFT की जहाँ तक बात है। तो CRT बेस्ड जो मॉनिटर इस समय हमारे सामने रखा हुआ है, ये मॉनिटर आज हमें दिया गया, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम बताई गई है कि इसका ब्राइटनेस जो है बहुत ओवर ब्राइटनेस है। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ब्राइटनेस ओवर होने के जो दो रीज़न बनते हैं। या तो सब ब्राइटनेस इसका बढ़ गया किसी वजह से, क्योंकि जब हम लोग किसी भी मॉनिटर को या टीवीज़ को चलाते हैं तो कंपोनेंट्स की जो वैल्यू होती है उसका एक एज फैक्टर है। तो ड्यू टू एजिंग फैक्टर जो रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर जो है वो अपनी वैल्यू शिफ्ट करते रहते हैं। तो अगर किसी कंपोनेंट ने मैंने वैल्यू शिफ्ट किया है तो उसका जो डायरेक्ट इफेक्ट है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा, जिससे ब्राइटनेस ओवर हो जाती है। ये प्रॉब्लम वीडियो सेक्शन की वजह से भी हो सकती है, EST सेक्शन की वजह से भी हो सकती है। तो इस केस में सबसे पहले हम लोग EST सेक्शन को ही हाथ में लेते हैं, और CRT बेस जो है, पिक्चर ट्यूब का जो बेस है, उसका जो स्क्रीन ग्रिड है, जिसे G2 भी बोला जाता है, उसके ऊपर हम लोग वोल्टेज मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीटर। तो जो ऑप्टिमाइज एक वोल्टेज होना चाहिए वो वोल्टेज स्क्रीन ग्रिड के ऊपर 400 से लेके 450 वोल्ट होना चाहिए। अगर इससे वोल्टेज ज़्यादा है तो ओवर स्क्रीन आने की संभावना है। साथ में कई दफ़ा हम लोगों ने देखा है रिट्रेस लाइंस भी आ जाती हैं, बारीक बारीक लाइंस जो डायगनली स्कैन करती हैं वो लाइंस आ जाती हैं। और दूसरा जो है सब ब्राइटनेस अगर ओवर हो गया है किसी वजह से तो भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। या एक प्रॉब्लम इसके साथ में आती है, जो 200 वोल्ट हम लोग इसको देते हैं। वीडियो के जो ट्रांजिस्टर्स हैं या IC जो यूज़ किए जाते हैं उनको एक वोल्टेज दिया जाता है, हाई वोल्टेज। अगर उस वोल्टेज का कैपेसिटर किसी वजह से अगर ओपन हो जाता है या अपनी वैल्यू शिफ्ट कर जाता है
तो उस वजह से भी ये प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो अब ये मॉनिटर को हम लोग ऑन करने जा रहे हैं। तो ये देखिए मॉनिटर जब ऑन किया हम लोगों ने तो इसमें जो ब्राइटनेस है वो ओवर ब्राइटनेस इस समय दिखाई दे रही है स्क्रीन के ऊपर। अब अगर हम देखें ध्यान से तो इसका जो फोकस है, फोकस भी इसका जो है इस समय आउट है। अगर मैं आपको थोड़ा सा साइड पे भी दिखाऊं तो ये फोकस भी इसका आउट है। ब्राइटनेस बड़ी होने के साथ साथ में फोकस भी आउट है। लेकिन सबसे पहले ये नहीं हम लोगों ने करना कि इसका फोकस ही एडजस्ट किया जाए। तो ये ज़रूरी नहीं है कि फ़ोकस में कोई प्रॉब्लम हो, ये भी हो सकता है ओवर ब्राइट होने की वजह से भी इसमें फ़ोकस की प्रॉब्लम आपको दिखाई दे सकती है, क्योंकि शार्पनेस नहीं है इस समय। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग वोल्टेज मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीटर। इसका एक नेगेटिव प्रॉप जो है ये लेके आप किसी भी ग्राउंड, चेसिस का ग्राउंड जो है उसके साथ में हम लोग लगा देंगे। तो इस समय मैं जो ये लगा रहा हूँ ये बिल्कुल पिक्चर ट्यूब के साथ में एक शील्ड वायर रहता है, जो शील्ड वायर सीधा ग्राउंड के अंदर आके कनेक्टिविटी उसकी हुई है। तो अब मैं सबसे पहले जो मीटर है इसको एडजस्ट करना है, कि मैंने आपको बताया कि वोल्टेज जो यहाँ पे हमने मेजर करना है वो 400 से लेके 450 वोल्ट, जबकि EST का जो ये स्क्रीन वोल्टेज है वो 800 से लेके 1000 वोल्ट तक रहता है। उसे हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं जो प्रीसेट लगा होता है EST के अंदर। तो EST के अंदर जो प्रीसेट है उसको ही अलाइन करके हम लोग ये वोल्टेज सेट करेंगे। तो अभी जो मैं वोल्टेज चेक करने लगा हूँ तो सबसे पहले मीटर को DC रेंज पे एडजस्ट किया हमने, और जो इसका रेंज हमने सेलेक्ट किया है वो 1000 वोल्ट सेलेक्ट किया है, और प्रॉब ग्राउंड कर दिया गया नेगेटिव वाला। अब पॉजिटिव के साथ में मैं CRT के बैक साइड पे जाके इसकी जो पिन है वहाँ पे वोल्टेज मेजर करूँगा। तो ये जो वोल्टेज इस समय दिखाई दे रही है वो कोई 610 के आसपास दिखाई दे रही है, 610 वोल्ट्स। तो ये 610 वोल्ट जो है एज़ पर द रिकमेंडेशन ऑफ द डिज़ाइनर ये एक्सेस वोल्टेज है, जिस वजह से ओवर हमें स्क्रीन दिखाई दे रही है। अगर ये वोल्टेज ठीक होती तो मैं फिर वीडियो सेक्शन की तरफ जा सकता था, वीडियो सेक्शन को चेक करने पड़ता हमें उस समय। लेकिन क्योंकि वोल्टेज याद है तो सबसे पहले काम ये करेंगे हम लोग, इसका जो वोल्टेज है विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर जो बिल्कुल EST की बैक साइड पे लगा हुआ है। यहाँ पे एक और बात बता देना चाहता हूँ आपको, जो EST ट्रांसफार्मर होता है उसके पीछे 2 कंट्रोल्स होते हैं, बिल्कुल इन कंट्रोल की तरह। ये देखिए ये 2 कंट्रोल्स लगे हुए हैं, लेकिन ये जो 2 कंट्रोल दिखाई दे रहे हैं ये दोनों कंट्रोल्स जो हैं ये आपके अलग से लगे हुए हैं। लेकिन आजकल जो मॉनिटर्स मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं उन मॉनिटर्स के EST के बीच में ये दोनों पॉइंट्स लगे होते हैं। अब EST जो ट्रांसफार्मर है उसको मैं अलाइन करूँगा। सबसे नीचे वाला जो पोटेंशियोमीटर है उसमें एक स्क्रू ड्राइवर डाल के हम लोग उसकी वोल्टेज को हम लोग मेजर करेंगे, और साथ में स्क्रीन के ऊपर भी देखेंगे उसका इफेक्ट क्या जाता है। तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 400 सवा 400 के आसपास 420 वोल्ट इस समय दिखाई दे रही है, 420 वोल्ट। तो अगर हम देखें तो इसका जो ब्राइटनेस लेवल है वो भी इस समय कंट्रोल हो गया है, लेकिन फोकस इस समय भी इसका जो है ठीक नहीं है, फोकस इस समय भी इसका आउट जा रहा है। तो अब इसका जो फोकस है फोकस का भी अलाइनमेंट किया जाएगा EST ट्रांसफार्मर के, जहाँ पे मैंने स्क्रीन का आपको बताया कि नीचे की तरफ स्क्रीन का पोटेंशियोमीटर लगा है, बिल्कुल उसके ऊपर ही फोकस का पोटेंशियोमीटर होता है। ये एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है, जितने भी EST मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं उन सब के अंदर जो पोटेंशियोमीटर होते हैं, जो नीचे वाला साइड है, नीचे वाला हमेशा स्क्रीन करेगा, जो उसके ऊपर वाला है वो हमेशा फोकस करेगा। तो फोकस का जो वोल्टेज रहता है EST के अंदर से वो रहता है कुछ 6000 से लेके 7000 वोल्ट। तब ये जो वोल्टेज है ये हमने फोकस पिन EST पिक्चर ट्यूब के फोकस पिन को हमने ये वोल्टेज दिए होते हैं। अब इसको एडजस्ट करने के लिए हमारे पास सिर्फ ये जो पोटेंशियोमीटर है इसी को हम लोग अलाइन करेंगे, जैसे मैंने पहले स्क्रीन का अलाइन किया। अब इसको जब भी हम लोगों ने करना है तो वैसे नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि सर्विस सेंटर्स के अंदर हम लोग सामने एक ग्लास रख लेते हैं, मिरर रख लेते हैं, मिरर में इसका जो इमेज है वो देख के यहाँ से अलाइन करने की कोशिश करते हैं। तो अब मैं इसे अलाइन करूँगा तो आप देखिएगा इसमें, और जहाँ पे आपको ठीक लगे आप थोड़ा सा मेरे को बताइएगा, मेरी हेल्प कीजिएगा इसमें। तो अभी मैं इसको घुमा रहा हूँ तो कुछ दिखाई दे रहा है आपको, कुछ शार्प हुआ तो मैं भी देख सकता हूँ। तो ये देखिए इस समय ये बिल्कुल इस समय फिक्स हो गया। अब इसको
रिकन्फर्म करने के लिए आप दोनों तरफ राइट और लेफ़्ट जो आपका स्क्रू ड्राइवर है राइट और लेफ़्ट आप घुमाइए और जो बीच वाली एक पोजीशन है वहाँ पे इसे छोड़ दीजिए, जो वो आपकी बेस्ट जो अलाइनमेंट पोजीशन आपकी आ जाएगी। तो हमने देखा कि इस तरह से हम लोग फोकस और स्क्रीन जो है इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। ये तो प्रॉब्लम जो इनकी हमें दी गई थी मॉनिटर के अंदर वो हमने रेक्टिफाई की है। और मॉनिटर के अंदर कुछ प्रॉब्लम जो रहती हैं लोगों को, नॉर्मली जब लोग हाइट इसकी एडजस्ट करते हैं, स्क्रीन की हाइट, हम लोग देखते हैं कि कभी कभी नीचे के जो फिगर्स हैं, आइकॉन्स हैं, वो एकदम से नीचे चले जाते हैं या ऊपर वाले कट जाते हैं। अगर नीचे को अलाइन करो तो ऊपर निकल जाते हैं, ऊपर को अलाइन करो तो नीचे कर। इसी तरह से साइड्स में भी ये प्रॉब्लम आती है, एच साइड जब एडजस्ट करते हैं तो। क्योंकि नॉर्मली लोग इसमें करते क्या हैं कि वो वर्टिकल की अलाइनमेंट या हॉरिजॉन्टल का जो साइज़ है उसे ही कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा करना ठीक नहीं है। इसे करने से पहले आपको इसका जो एच सेंटरिंग और वी सेंटरिंग को देखना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप वो नहीं देखेंगे तो आपको वर्टिकल साइज़ और एच साइज़ जो है आप कभी भी इसका करेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे अलाइन किया जाता है। तो ये मैंने सेलेक्ट किया है। सेलेक्ट करने के बाद में इसके अंदर अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग आइकॉन्स दिए गए हैं। ये देखिए ये सेंटरिंग है, देख रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि जो मेरी फिगर है वो लेफ़्ट और राइट जा रही है इस समय, ठीक है जी। और इसी तरह से ये आपका एच साइज़ है। एच साइज़ को सबसे पहले आप क्लैप्स कर लीजिए। क्लैप्स का मतलब कि दोनों तरफ से इसे बंद कर लीजिए। एच साइज़ जब आपने बंद किया तो आप देखिए कि ये जो इमेज दिखाई दे रहा है और जो पिक्चर ट्यूब का जो एंड है, इसमें जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये दोनों डिस्टेंस जो है वो बराबर होने चाहिए। अगर मान लीजिए कि अगर एक डिस्टेंस ठीक नहीं है तो उसमें क्या होगा, जब आप इसे खोलेंगे तो ये पहले इससे टच कर जाएगा और ये बाद में टच करेगा, जिसकी वजह से जो आइकॉन यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो अंदर की तरफ चला जाएगा। तो सबसे पहले आप इसको सेंटरिंग कीजिए। सेंटरिंग करने के लिए आपके पास आइकॉन है, ये सिलेक्ट करके यहाँ जाइए। अब इसके बाद में आप इसे वापस एडजस्ट कीजिए और इसे खोलिए। ये वर्टिकल सेंटरिंग है, ये आपका वर्टिकल का हाइट है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आइकॉन, ये पिन कुशन का आइकॉन है। अगर साइड से पिक्चर जो अंदर या बाहर की तरफ चली जाती है तो उस समय हम लोग पिन कुशन की हेल्प के साथ में इसे करेक्ट करते हैं। करेक्ट करने के लिए ये देखिए, ये यहाँ से एकदम से कर्व ले गया है, यहाँ से ये सीधा हो गया है। तो इसकी हेल्प से आप इसे पिन कुशन की अलाइनमेंट कर सकते हैं। करने के बाद में आप इसे वापस उसी तरह से एच साइज़ और वर्टिकल साइज जो है वो ओपन कर सकते हैं। तो इस तरह से तो आप इसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली। अब उसके बाद में अब आपको ये बताया जाएगा कि इसके अंदर कौन कौन से सेक्शंस रहते हैं और वो सेक्शंस का क्या क्या काम रहता है। तो एक मॉनिटर हमारे पास इस समय इस साइड पे पड़ा हुआ है। तो इस मॉनिटर को अगर हम गौर से देखें तो इसमें काफ़ी कंपोनेंट्स और काफ़ी सेक्शन इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं आपको। अलग अलग सेक्शन हैं, अलग अलग इसके अंदर कंपोनेंट यूज़ किए गए हैं। जो ये कंपोनेंट आपको दिखाई दे रहा है, बहुत मोटी सी वायर एक लाल रंग की आपको दिखाई दे रही, इसे बोला जाता है EST ट्रांसफार्मर। ये EST ट्रांसफार्मर की वायर है। बिल्कुल इसके नीचे ये इस जगह पे ये EST ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। तो ये EST ट्रांसफार्मर से ये जो मोटी रेड वायर आप देख रहे हो, इसके अंदर हम लोग ट्रैवल कराते हैं अप्रॉक्सीमेटली कोई 17,000 वोल्ट। ठीक है, 17,000 से लेके 18,000 वोल्ट तक
कुछ मॉनिटर्स के अंदर कम भी होती है, कुछ में ज़्यादा भी होती है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि इसका साइज़ क्या है। अगर 14 इंच का साइज़ है तो उसमें वोल्टेज कम रहेगी, अगर 15 इंच का साइज़ है तो उसके अंदर वोल्टेज बढ़ जाएगी। तो ये जो वायर आप देख रहे हैं इसके अंदर हाई टेंशन वोल्टेज आती है। ये हाई टेंशन वोल्टेज ये फाइनल एनोड है पिक्चर ट्यूब का, जिसके ऊपर ये कैप किया गया, इस कैप के थ्रू इसमें वोल्टेज जाती। अब इसमें एक बहुत कॉमन एक प्रॉब्लम आती है कि जब मॉनिटर को ऑन किया जाता है तो मॉनिटर के अंदर कई दफ़ा हम लोगों ने देखा है कि क्रैकलिंग साउंड सुनाई देती है। तो मालूम ऐसे पड़ता है कि जैसे आप सेट ऑन करो तो एकदम से ऐसे लगता है कि जैसे स्पार्किंग हो रहा है मॉनिटर के अंदर। तो आप उसके अगर खोल के चेक करेंगे तो देखेंगे तो इस जगह के ऊपर बिल्कुल आप स्पार्क आराम से देख सकते हैं। ये जो प्रॉब्लम है नॉर्मली हम लोग देखते हैं जिन दिनों के अंदर ह्यूमिडिटी काफ़ी रहती है, मानसून के अंदर मॉइस्चर कंटेंट्स जब एयर के अंदर रहते हैं तो उस वजह से अब आप देखें इसमें तो ये एकदम अगर गौर से देखें तो इसके ऊपर काला काला सा ये कार्बन जो है, ये कार्बन डिपॉजिट हो चुका है, देख रहे हैं आप। तो ये जो कार्बन है इसके अंदर जब मॉइस्चर मिक्स हो जाता है तो ये एक तरह से यहाँ पे गीला सरफेस को पूरा मॉइस्चराइज कर देता है, जिस वजह से बिल्कुल इसके नीचे ही, बिल्कुल इसके नीचे कैप जो लगा हुआ है, कैप के बिल्कुल नीचे मेटालिक पोर्शन अगर आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए मेटालिक पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको। तो ये जो मेटालिक पोर्शन है इसके थ्रू जो हाई वोल्टेज EST का जो हाई वोल्टेज है वो हम लोग पिक्चर ट्यूब को दे रहे हैं। तो ये और ये मॉइस्चर जो है, मॉइस्चर इसको अट्रैक्ट करता है, तो ये जो इसका जो करंट है, जो वोल्टेज है वो बाहर की तरफ अट्रैक्ट होती है, जिस वजह से हाई स्पार्किंग वहाँ पे प्रोड्यूस होती है। तो इसको ठीक करने के लिए हमारे पास जो तरीका है वो सिंपल तरीका है कि सबसे पहले आप इस प्रॉब की हेल्प के साथ में इसे डिस्चार्ज करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हाई वोल्टेज रहता है। हाई वोल्टेज फाइनल एनोड की वजह से इसके अंदर कैपेसिटेंस होने की वजह से ये चार्ज करके रखता है पिक्चर ट्यूब हमेशा। अगर बाई चांस आपने इसे डिस्चार्ज नहीं किया, अगर इस पर हाथ लग गया आपको, तो इसमें एक अच्छा शॉक लगने की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो ये हमेशा हम लोग रिकमेंड करते हैं, हमेशा इस चीज़ का ख्याल भी रखें कि जब भी पिक्चर ट्यूब के इस वाले पोर्शन पे जब भी आपने हाथ लगाना है या कुछ काम करना है तो उसे एक प्रॉब लेके उसे डिस्चार्ज ज़रूर कीजिए। तो डिस्चार्ज करने के लिए आप सिंपली है कि आप प्रॉब का ये जो पोर्शन है सबसे पहले इसे आप ग्राउंड में लगा दीजिए। सबसे पहले ये नहीं करना आपने कि इसको पहले लगाया और इसको बाद में, अगर ऐसा होगा तो आपके हाथ में शॉक लगने की संभावना हमेशा रहती है। तो सबसे पहले इस पोर्शन को आप ग्राउंड कर लीजिए। ग्राउंड करने के बाद में आप आराम से इसके अंदर से अगर ये प्रॉप डालेंगे तो आपको एक साउंड सुनाई देगा, जो भी आपको शायद हल्का सा सुनाई दिया है। तो ये जो साउंड जैसे ही गया तो उसमें ये पता चल गया कि जो इसके अंदर वोल्टेज था वो डिस्चार्ज हो गया थ्रू दिस प्रॉप। तो अभी हम लोग सेफ़ हैं इसके ऊपर काम करने के लिए। तो आप आसानी से इसको खोल सकते हैं यहाँ से, क्योंकि इसके अंदर स्प्रिंग्स लगा होता है। स्क्रू ड्राइवर आप लेके तो ये फाइनल एनोड का जो कैप है इस समय मेरे हाथ के अंदर है, और ये मेटालिक पोर्शन जो मैंने आपको बताया था, इस मेटालिक पोर्शन से ही हाई वोल्टेज जो है पिक्चर ट्यूब को दिया जाता है। वही जो वोल्टेज है वो बाहर की तरफ अट्रैक्ट होती है मॉइस्चर की तरफ, जिससे इसमें हल्का हल्का स्पार्क दिखाई देता है। अब ये जो स्पार्क दिखाई देता है, क्योंकि मैंने बताया कि मॉइस्चर कंटेंट्स की वजह से कार्बन के साथ में मिलने के बाद ये प्रॉब्लम आती है। तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, कॉटन लेके कॉटन के ऊपर एसीटोन डाल के उसको हल्का सा इसके ऊपर से सफाई किया जाएगा। ये जो ब्लैक पोर्शन है, इस ब्लैक पोर्शन में हम लोग बिल्कुल क्लियर कर देंगे। क्लियर करने के बाद इसमें ख्याल रखेंगे एसीटोन को अगर ज़्यादा लगाएंगे तो इसमें ये कलर जाने की भी संभावना हो जाती है। तो इसको सफाई करने के बाद में आप इसको भी कॉटन और एसीटोन के हेल्प के साथ में इसे क्लीन कीजिए। इस पोर्शन को कॉटन का एक कपड़ा लेके, सूखा कपड़ा लेके, कोई साफ़ सुथरा लेके उसको अच्छी तरह से इस पोर्शन को आप क्लीन कीजिए। क्लीन करने के बाद में वापस आपको इसको उसके ऊपर लगा दीजिए। लगाते समय फिर आपने यही ख्याल रखना कि ये जो स्प्रिंग दिखाई दे रहा है आपको, एक साइड पहले आप इसमें डाल दीजिए पिक्चर ट्यूब के अंदर, और दूसरी जो है वो आप स्क्रू ड्राइवर की हेल्प के साथ में इसे प्रेस करके अंदर की तरफ डाल सकते हैं। अगर इसे देखें हम लोग तो ये यहाँ पे इसका स्प्रिंग एक्शन है, देख रहे हैं आप, दिखाई दे रहा है आपको। तो ये स्प्रिंग एक्शन है इसके अंदर। तो ये स्प्रिंग एक्शन का इसके अंदर जाना बहुत ज़रूरी है।
कई दफ़ा क्या करते हैं हम लोग, जब लगाते हैं तो स्प्रिंग एक्शन जो है वो पूरी तरह कम्प्लीटली इसके अंदर इंसर्ट नहीं होता जो इसका स्प्रिंग है। तो उस वजह से जब आप मॉनिटर को ऑन करेंगे तो इसके ऊपर एक अलग से ब्लर्ड पिक्चर दिखाई देना शुरू कर देगी। तो अगर आपको ऐसा दिखाई दे तो एकदम इमीडिएटली आपके माइंड में जाना चाहिए कि जो फाइनल एंड नोट का जो कैप लगाया गया वो कैप प्रॉपर्ली इंसर्ट नहीं हुआ। तो उसके लिए फिर आप सेट ऑफ़ कीजिए। ऑफ़ करने के बाद में जैसे मैंने बताया था आपको कि आप इसे प्रॉप की हेल्प के साथ में वोल्टेज को डिस्चार्ज कीजिए। डिस्चार्ज करने में इसे निकाल के दोबारा से री इंसर्ट कीजिए। अब जो EST ट्रांसफार्मर जो हैं, EST ट्रांसफार्मर के बीच में से हम लोगों को 3 वायर्स मिलती हैं। एक वायर तो जो सबसे मोटा वायर है, ये वाला वायर, इसके अंदर हाई टेंशन वोल्टेज आती है 14,000 से लेके 18,000 तक, डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा मॉनिटर है, उसका किस तरह का CRT का साइज़ है। और उसके साथ में इसमें से 2 प्रॉब्स और आती हैं। अगर इस मॉनिटर को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो इस मॉनिटर के बीच में से ये 2 वायर्स जो हैं ये दिखाई दे रही हैं हमें। तो ये 3 टोटल वायर्स जो हैं ये एक EST ट्रांसफार्मर में से बाहर की तरफ दिखाई दे रही हैं। अब ये जो रेड वाला है वायर, इसके भी सबसे हाई टेंशन आ रही है DC वोल्टेज। और उसके बाद में जो इससे थोड़ा सा पतला है ये वाइट वाला जो है, ये इससे देखिए इसकी थिकनेस जो है, इसकी थिकनेस और इसकी थिकनेस में दोनों में फ़र्क है। तो ये जो है ये फोकस का है। अब फोकस के साथ में एक वायर आपको और दिखाई दे रहा है, ये ग्रे कलर का वायर है। ये जो ग्रे कलर का वायर है ये इस फोकस वाले से भी बारीक है, तो इससे थिन। तो ये तीनों में डिफरेंस है। तो सबसे पहले वाला जो मैंने बताया हाई टेंशन, दूसरे वाला आपको बताया फोकस, और ये जो तीसरे वाला ये आपका स्क्रीन वोल्टेज, जो हम लोगों ने 400 450 के बीच में जो वोल्टेज बताया था हमने, ये वायर ही 800 से लेके 1000 वोल्ट G2 जो पिक्चर ट्यूब का जो कंट्रोल ग्रिड है उसके ऊपर, स्क्रीन ग्रिड है उसके ऊपर दिए जाते हैं। उसी को हम लोग कंट्रोल करते हैं विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर, जो आपका EST ट्रांसफार्मर के ऊपर है। जो EST ट्रांसफार्मर है, मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है कि जो सबसे नीचे वाला जो पॉट है वो हमेशा ही स्क्रीन रहेगा, जो ऊपर वाला है वो हमेशा ही फोकस का रहेगा। तो फोकस का वोल्टेज जब भी हम इसमें से 6000 7000 वोल्ट जब भी अलाइन करेंगे, एडजस्ट करेंगे, तो उसी पोटेंशियोमीटर से करेंगे। और जो 400 450 वोल्ट हमने बताया आपको ठीक करने के लिए, वो हमेशा स्क्रीन वाले पॉट से हम लोग कंट्रोल करेंगे। तो EST ट्रांसफार्मर को लोग मार्केट के अंदर अलग अलग तरह से इसको डिफ़ाइन करते हैं। EST भी बोला जाता है इसे, एक LOT भी बोला जाता है, लाइन आउटपुट ट्रांसफार्मर, FBT भी बोला जाता है इसे, फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर। और EST तो आपको मालूम ही है, हाई एक्स्ट्रा टेंशन जो वोल्टेज है वो EST से ही हम लोग लेते हैं। और EST से फिर हम लोग इसकी सेकेंडरी में से और कुछ वोल्टेजेस जो हम लोगों को रिक्वायर्ड होती हैं पर्टिकुलर सेक्शंस के लिए, जैसे आपका वर्टिकल सेक्शन है, हॉरिजॉन्टल सेक्शन है, या साउंड सेक्शन अगर इसके अंदर साउंड का एम्पलीफायर लगा हुआ है, और कुछ वोल्टेजेस जो जिसकी रिक्वायरमेंट आपके सर्किट को चाहिए, वो इसकी सेकेंडरी में से हम लोग EST की सेकेंडरी में से हम लोग ले लेते हैं। इसमें एक और बहुत कॉमन प्रॉब्लम आती है, इसके अंदर H लाइन, बिल्कुल अगर देखें तो सेंटर में एक H लाइन आ जाती है चलते चलते। और ये नॉर्मली हम लोगों ने देखा है कि मॉनिटर्स को हल्का सा हिलाओ या उस पर थोड़ा टैप करो तो उससे वो पिक्चर खुल जाती है, लेकिन फिर ऑल ऑफ सडन पिक्चर छोटी हो जाती है, ऊपर से नीचे बीच में एक शार्प लाइन आ जाती है। अब जो ये शार्प लाइन आती है और कभी कभी चली जाती है, तो ये जो प्रॉब्लम है मोस्टली हम लोगों ने देखा है, एक्सपीरियंस किया है कि ये रिलेटेड है वर्टिकल आउटपुट स्टेज के साथ में। वर्टिकल आउटपुट स्टेज के अंदर IC लगा होता है, उस IC के ऊपर हीट सिंक होता है। जिस IC के ऊपर हीट सिंक होगा तो नॉर्मली बात है कि वो हाई टेम्परेचर के ऊपर काम कर रहा है। तो जिस वजह से कभी कभी हमने देखा है कि जो उसका लेग्स जो होते हैं जिसके ऊपर सोल्डर लगा होता है, किसी वजह से वो सोल्डर जो है ड्राई सोल्डरिंग हो जाती है।
तो ड्राई सोल्डरिंग जैसे होती है, तो जब आप काम कर रहे हैं किसी वजह से वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई आपकी, मैकेनिकल वाइब्रेशन टेबल के अंदर, या कीबोर्ड पे पंच किया आपने, या माउस को कंट्रोल किया, तो उस वजह से मॉनिटर जब थोड़ा सा भी अगर हिलता है तो उस केस में जो नीचे वाली लेग, कोई भी वर्टिकल आईसी का कोई भी लेग जो है, अगर उसके ऊपर ड्राई सोल्डर है तो उसका सीधा जो असर है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा। तो इस केस में सिंपली हम लोगों ने अगर इस तरह का है कि हम टैप करते हैं, जैसे हाथ मारा हमने ऊपर या नीचे हिलाया इसको, तो उससे पिक्चर खुलती है, कभी बंद हो जाती है। तो इससे सीधा ही एक ही दिमाग में बात आती है कि इसके अंदर कोई ड्राई सोल्डरिंग या लूज़ कनेक्शन है। अब ये लूज़ कनेक्शन और ड्राई सोल्डरिंग जो है उसे देखने के लिए सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि वर्टिकल आईसी जो है वो किस जगह पे लगा हुआ है। तो वर्टिकल आईसी जो है नॉर्मली ये राइट हैंड साइड के ऊपर आपको दिखाई देता है। ये एक हीट सिंक के साथ में ये वर्टिकल आईसी लगा हुआ है। वर्टिकल आईसी ये ट्रांजिस्टर टाइप आपको दिखाई दे रहा है इसकी, लेकिन 7 लेग्स हैं इसकी। और इसी तरह से आईसी जो है वो अलग अलग पैकेजेस में अलग अलग तरह के आईसीज यूज़ किए जाते हैं। अब इस आईसी को देखने के लिए जब आपको स्टेज का और आईसी का मालूम पड़ गया तो आप इसको आराम से घुमा लीजिए। घुमाने के बाद में आप इसके नीचे की तरफ आइए। नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा ये आईसी लगा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 और 7 लेग्स हैं। तो इसमें से कोई भी एक लेग इसमें से ड्राई हो सकती है। अगर बार बार एच लाइन आपकी आती है और खुलती है तो इस केस में सोल्डरिंग आयरन लेके आप उसको सरफेस को क्लीन करने के बाद में सोल्डरिंग आयरन लेके उसे सोल्डर कीजिए। सोल्डर करने के बाद में उसे दोबारा से सीधा करने के बाद में आप मॉनिटर को दोबारा ऑन कीजिए। ऑन करने के बाद में आप स्क्रू ड्राइवर की हेल्प के साथ में उस पोर्शन पे टैप कर सकते हैं। तो टैप जब आप आहिस्ता आहिस्ता इसको टैप करेंगे तो टैप करने से अगर देखिए स्क्रीन के ऊपर अगर पिक्चर खुलती है या बंद होती है तो इसका मतलब अभी भी प्रॉब्लम आपके सेट के अंदर परसिस्ट कर रही है। अगर ये टैप करने के बाद भी प्रॉब्लम वैसा नहीं दिखाई देता तो इसका मतलब आपका जो ड्राई सोल्डरिंग था वो रिमूव हो गया, जिस वजह से आपकी पिक्चर ट्यूब के ऊपर जो स्क्रीन फ़ोटो जो आपकी वो एकदम से स्टेबल हो जाती है। अगर मॉनिटर के रिपेयर की बात करें तो रेशो के हिसाब से हम लोगों ने देखा है कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं वो पावर सप्लाई इसके अंदर रहती हैं। अप्रॉक्सीमेटली हम लोग मान सकते हैं कि 50 से 60% के आसपास, और 30 से 35% जो प्रॉब्लम्स हमारी होती हैं वो प्रॉब्लम्स रहती हैं हॉरिजॉन्टल सेक्शन के साथ में, और जो बाकी 10-15% जो रहती है वो वर्टिकल या और किसी भी सेक्शन के साथ में रिलेटेड हो सकती है। अब पावर सप्लाई सेक्शन के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो कई दफ़ा सर्ज की प्रॉब्लम आ जाती है, हाई स्पाइक। हालांकि हम लोग सब यूपीएस के थ्रू इसे इस्तेमाल करते हैं तो संभावना काफ़ी कम रहती है, लेकिन फिर भी मार्केट के अंदर मॉनिटर्स की पावर सप्लाई तो ख़राब होती ही है। कुछ लोग मॉनिटर को यूपीएस के थ्रू ना चला के उसे डायरेक्ट बी आउटलेट में लगा देते हैं। उनके मॉनिटर की पावर सप्लाई ख़राब होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। जहाँ तक यूपीएस का सवाल है, यूपीएस काफ़ी हद तक कंट्रोल करती है सर्ज को, बट फिर भी पावर सप्लाई के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं। तो पावर सप्लाई के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसके अंदर मॉसफेट इसका नॉर्मली ख़राब मिलता है हमें। उसके बाद में एमओवी जो बिल्कुल स्टार्टिंग में लगाया होता है एमओवी ख़राब होता है, फ्यूज़ के साथ में लगा होता है। और उसके बाद में आपका ब्रिज रेक्टिफायर है, डायोड्स के लीकेज आ जाती है। कई दफ़ा हम लोगों ने देखा है कि मॉनिटर को अगर लंबे समय तक ऑन रखें तो डायोड्स में लीकेज आ जाती है, जिसकी वजह से पावर सप्लाई जो है वो हमारी ख़राब हो जाती है। अगर हाई वोल्टेज किसी वजह से सेट के अंदर चली गई है तो उस केस में जो चीज़ ख़राब होने वाली संभावना है वो है आपका मेन इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। तो मेन इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जो है वो इस सेट में आपको मैं दिखा सकता हूँ। ये देखिए, ये जो एक कैपेसिटर लगा हुआ है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, ये मेन फ़िल्टर है इसका। एसी के बाद में डायरेक्ट डीसी यहीं पे जाती है, और यही जो मेन फ़िल्टर है ये सबसे ज़्यादा ख़राब होने की संभावना रहती है इन द केस ऑफ हाई वोल्टेज। अगर हाई वोल्टेज आती है तो इसको हम लोगों ने देखा है कि कई दफ़ा ये जो कैपेसिटर है ये फूल जाता है या फट भी जाता है ऊपर की तरफ से, और इसमें से लिक्विड जो वो बाहर निकल आता है।
अगर इस तरह से लिक्विड अगर कभी भी आपको बाहर दिखाई देता है सेट के अंदर, अगर फैल गया है, तो उसको एसीटोन की हेल्प के साथ में आप उसे क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि उसका क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसके लिक्विड को क्लीन नहीं करते और सेट को अगर ऑन करते हो, कई दफ़ा हम लोगों ने देखा कि इसके अंदर उसकी वजह से बोर्ड के अंदर, पीसीबी के अंदर लीकेज भी आ जाती है। तो उसको सफाई करने के लिए सिंपली है कि आप स्क्रू ड्राइवर के ऊपर कॉटन को आप फोल्ड कीजिए, उसके ऊपर एसीटोन डालिए, या ट्वीज़र की हेल्प के साथ में कॉटन पकड़ के किसी भी तरह से ब्रश थोड़ा सा लगाना यहाँ पे कई दफ़ा मुश्किल होता है, बिकॉज ऑफ द कंपोनेंट्स इसमें काफ़ी लगे होते हैं। तो आप इसकी सफाई करने के बाद में उसी कैपेसिटेंस और उसी वोल्टेज का आप कैपेसिटर चेंज कीजिए। कैपेसिटेंस और वोल्टेज दोनों का काफ़ी ख्याल रखिए, क्योंकि ये स्टेज जो है हाई वोल्टेज का स्टेज है, इसमें 440 वोल्ट्स का या 400 अबव का ही हम लोग रिकमेंड करते हैं कि इसके अंदर आप कैपेसिटर लगाइए। और कैपेसिटेंस भी 150 माइक्रोफैरड, 220 माइक्रोफैरड, 330 माइक्रोफैरड, 68 माइक्रोफैरड से शुरू कर देते हैं। अलग अलग मैन्युफैक्चर अलग अलग तरह के ही इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर यूज़ करते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के बाद में आपका है SMT ट्रांसफार्मर, स्विच मोड ट्रांसफार्मर, क्योंकि पावर सप्लाई SMPS है तो इसके अंदर SMT यूज़ किया गया है। तो SMT ख़राब तो होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। इसके अंदर SMT के अंदर हम लोगों ने देखा है कि नॉर्मली वायर जो इसकी है प्राइमरी सेक्शन की वो ओपन हो जाती है। तो उसको चेक करने के लिए आप मल्टीमीटर की हेल्प के साथ में आप उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को चेक कर सकते हैं। और जो आपका ट्रांसफार्मर है वो मार्केट के अंदर नए अवेलेबल होते हैं। कुछ लोग इसको रिकमेंड करते हैं कि इसे मिलता नहीं है तो हम इसे रिवाइंड करवा देते हैं, रिवाइंड करवा के। तो रिवाइंडिंग पे अभी कभी बिलीव मत कीजिएगा, स्पेशली जब SMT की बात होती है। तो नया ही आप मार्केट से अवेलेबिलिटी अगर है तो लेके आप इसमें लगाइए। और उसके बाद में मॉसफेट है। मॉसफेट के साथ में ऑसिलेटर IC है, UPC 3842 एक IC है, 8 पिन का IC होता है। ये इसका फेलियर काफ़ी रहता है। और जब कभी भी आपको मॉसफेट ख़राब मिले तो अगर IC ठीक भी है तो उस केस में भी आप IC को रिप्लेस ज़रूर कीजिए, क्योंकि IC इस मॉसफेट का ड्राइवर है। तो जब भी आउटपुट स्टेज अगर ख़राब होती है तो ड्राइवर की ख़राब होने की संभावना भी उतनी ही ज़्यादा होती है, क्योंकि लो वैल्यू होने की वजह से आप इसको रिप्लेस ज़रूर कीजिए। नहीं तो हो सकता है कि आज नहीं तो 10 दिन 12 दिन के बाद में दोबारा से प्रॉब्लम आपको आ सकती है। अब वो दूसरे जो प्रॉब्लम स्टेज में आती है वो है आपका EST स्टेज, जिसे हम लोग हॉरिजॉन्टल आउटपुट स्टेज भी बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल आउटपुट स्टेज के अंदर जो इसका मेन आउटपुट का जो ट्रांजिस्टर रहता है, हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर, जिसे H आउट भी बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल आउटपुट, वो ट्रांजिस्टर का ख़राब होना, शॉर्ट होना एक आम बात है, वो काफ़ी ख़राब मिलता है। अब वो जो ट्रांजिस्टर है वो बिल्कुल EST के पास में ही, ये देखिए ये लगा हुआ है, ब्लैक कलर के पैकिंग के अंदर आप देख सकते हैं, प्लास्टिक की पैकिंग में है ये जो ट्रांजिस्टर है ये काफ़ी ख़राब होते हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, इसी नंबर का हमें मार्केट के अंदर से अवेल कराने के बाद में लगाना चाहिए। अगर सब्स्टिट्यूट आपको बताया जाता है तो सब्स्टिट्यूट सबसे पहले वो अपने कॉन्फिडेंस में आके कि वाकई में ये सब्स्टिट्यूट बिल्कुल उसी तरह का जैसा कि ओरिजिनल नंबर था। डाटास अवेलेबल हैं, आपके पास भी होंगे, मार्केट के अंदर भी डाटास बुक्स मिल जाती हैं, उसमें से आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा ट्रांजिस्टर किसका सब्स्टिट्यूट कौन सा नंबर है। तो जब आप वेरीफाई कर लें उस चीज़ को तो आप तभी उसको यूज़ कीजिए, क्योंकि अलग अलग तरह के इंपोर्टेड ट्रांजिस्टर हैं इनके अंदर, मॉनिटर्स के अंदर यूज़ किए जाते हैं। तो कई दफ़ा ऐसी प्रॉब्लम आती है मार्केट के अंदर, ये ट्रांजिस्टर जो हैं वो अवेलेबल नहीं होते। लेकिन उस केस के अंदर सिर्फ सब्स्टिट्यूट ही यूज़ आप कर सकते हो। लेकिन यूज़ करने से पहले आप अपने एंड के ऊपर बिल्कुल क्लियर हो जाइए कि डाटा के हिसाब से जो सब्स्टिट्यूट आपने डिसाइड किया वो बिल्कुल करेक्ट है। इसे फिक्स करने से पहले आप इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि इसके बिल्कुल बैक साइड पे हम लोगों ने हीट सिंक कंपाउंड यूज़ किया होता है। तो नॉर्मली काफ़ी टाइम चलने के बाद में जो हीट सिंक कंपाउंड होते हैं वो एकदम से सूख जाते हैं। सूखने की वजह से वो एकदम से, जैसे आप इसे खोलेंगे तो खोलते ही वो थोड़ा थोड़ा पपड़ी जम के उसके नीचे गिर जाती है। तो उसको हम लोगों ने बिल्कुल क्लियर करके उसके सरफेस को, हीट सिंक के सरफेस को, नया ट्रांजिस्टर जो हमारे पास आएगा उसके ऊपर भी हीट सिंक कंपाउंड लगाएंगे। हीट सिंक कंपाउंड लगाना बहुत ज़रूरी है कि अगर हीट सिंक
और एच आउट के दरमियान में अगर थोड़ा सा भी एयर गैप रह गया तो उस वजह से हीट डिसिपेट प्रॉपरली नहीं होगा, तो जिस वजह से ट्रांजिस्टर हीट अप होने के बाद में ख़राब होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। तो हीट सिंक कंपाउंड लगाना ट्रांजिस्टर के अंदर बहुत बहुत ज़रूरी है। हीट सिंक कंपाउंड लगाने के बाद में जब आप इसे टाइट करेंगे तो टाइट करते समय भी ख्याल रखिएगा कि इसको प्रॉपरली टाइट करना, ये नहीं है कि आपने 2-4 स्क्रूज़ के 2-4 टर्निंग दिया स्क्रू ड्राइवर के, उसके बाद में इसको छोड़ दिया। अगर आप छोड़ते हैं तो इसके बीच में एयर गैप रह जाता है। हालांकि आपने इसके बीच में हीट सिंक कंपाउंड यूज़ किया है, लेकिन उसके बावजूद भी इसके अंदर एयर गैप रह जाएगा तो ये हीट अप होगा, क्योंकि हीट सिंक के साथ में नहीं लग रहा। अब जो चीज़ हीट सिंक के साथ नहीं लग रही तो हीट भी प्रॉपरली डिसिपेट नहीं होगी। तो आपको उसको टाइट करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। टाइट करते समय ख्याल रखिएगा कि ये जो हीट सिंक है इसको अपने दूसरे हाथ से सपोर्ट दे के रखिएगा, क्योंकि अगर आप इसको सपोर्ट नहीं देते तो क्या होता है कि आप जब इसे टाइट कर रहे होते हैं तो इसकी जो पिन्स हैं, जो लेग्स हैं, वो लेग्स जो हैं पीसीबी के नीचे सोल्डर की गई हैं। अब उसके साथ में कुछ और कंपोनेंट्स भी हम लोगों ने लगाए होते हैं। तो अगर आप इस पे हाथ नहीं रखेंगे, अगर आप इसको देंगे तो आप देखिए, तो इसको देते ही ये प्रेशर, तो ये इस प्रेशर की वजह से नीचे से ड्राई सोल्डर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए हमेशा आप इसको हाथ में पकड़ के फिर ही आप इसे टाइट कीजिए, अदरवाइज़ प्रॉब्लम्स आपने एक तो निकाली, हो सकता है कि दूसरी साथ में ही डाल दें, क्योंकि इसके बिल्कुल बगल में देखिए ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। अगर आपने इसको टाइट करते समय अगर इसको सपोर्ट नहीं दिया तो उसका जो डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है इसकी लेग्स पे जाएगा, तो इसकी लेग्स नीचे से टूट भी सकती हैं या इसमें ड्राई होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। अब ये जो वायर्स आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 वायर्स, ये वायर्स जो हैं ये मेरी योक कॉइल की वायर्स हैं। ये योक कॉइल जो है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल की 2 वायर्स हैं। अब इन वायर्स को अगर गौर से देखें तो इसमें मालूम पड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है हमारे लिए कि इसमें से वर्टिकल की वायर्स कौन सी हैं और हॉरिजॉन्टल की वायर्स कौन सी हैं। तो इसके लिए एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि इसका जो अगर मैं कनेक्टर यहाँ से निकालूँ, ये देखिए मैंने इसका कनेक्टर जो है वो अपने हाथ में ले लिए। अगर आप गौर से देखें इसमें तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं, 1, 2, 3 और 4। अब ये जो 4 पॉइंट्स हैं इसमें अगर आप डिस्टेंस देखें, इसमें और इसमें तीनों के अंदर बराबर है, लेकिन ये जो है इसका डिस्टेंस जो है ये थोड़ा सा आपस में दूर है, ये ज़्यादा है। तो ये जो 2 पहले हैं जिनके अंदर ज़्यादा है ये हमेशा हॉरिजॉन्टल का ही होगा। इसको हमेशा ये याद रखिए, ये हमेशा हॉरिजॉन्टल पोर्शन का ही वायर्स है। ये जो 2 बाकी के रह गए ये हमारे वर्टिकल के हैं। तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको, ना ही आपको इसका कैपिंग उतार के देखने की ज़रूरत है, ना ही कभी ये होता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे ये रेड कलर का हमने को लगा रखा है इस तरह कि यही हॉरिजॉन्टल का रेड ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। हार्नेस कभी कभी चेंज भी हो जाती है। और आपके लिए बस यही याद रखना बहुत ज़रूरी है कि इस कनेक्टर के ऊपर जो 4 वायर्स हैं उनमें से 2 का जो डिस्टेंस है इनमें से ज़्यादा है। अब ये जो 2 का है ये आपका हॉरिजॉन्टल है, दूसरा 2 जो है वर्टिकल है।